नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मंगोलियन इन्वेजन्स के बारे में जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान हुए थे। ठीक है। मंगोलियन इन्वेजन्स। तो सबसे पहले आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पर चेंगिस खान इंडस के किनारे पे आए थे। ठीक है। चेंगिस खान ने भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया था इल्तुतमिश के टाइम पर। और इल्तुतमिश के बाद जो रूलर्स थे दैट इज़ बहराम, उनके टाइम पर आए थे तैर बहादुर। ठीक है। बहराम के टाइम पर आए थे तैर बहादुर। तो इन्होंने पंजाब में एंट्री ले ली थी और लाहौर में लूटपाट करी और लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है। बहराम के बाद आते हैं नेक्स्ट रूलर दैट इज़ मसूद। मसूद के टाइम में मंगोलियन इन्वेजन हुआ। तो 1245 एडी में बलबन ने मंगोलियंस के साथ लड़ाई करी, उनसे युद्ध किया और इसी युद्ध से जीतकर उन्होंने मुल्तान को अपने वापस ले लिया था, जो कि पहले किसने हड़प लिया था, दैट इज़ मंगोल्स ने। ठीक है। मंगोल्स का कब्ज़ा था मुल्तान पे। नेक्स्ट आता है बलबन। तो इनके टाइम पर 1279 एडी में प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान दैट इज़ बुगरा खान फ्रॉम समाना एंड मालिक मुबारक ऑफ दिल्ली कंबाइंड टुगेदर टू डिफीट द मंगोल्स। तो यहाँ पर किन किन के नाम बता रखे हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं। ठीक है। तो मुल्तान के जो प्रिंस थे यानी कि राजकुमार, उनका नाम क्या था, मोहम्मद। ठीक है। और समाना के बुगरा खान और दिल्ली के मलिक मुबारक, इन तीनों ने मिलकर मंगोल्स को हराया था। और इससे हमको ये पता चलता है कि मंगोल्स ने जब अटैक किया था भारत में, उस टाइम पर जो इंडियन रूलर्स थे वो सभी यूनाइटेड थे, यानी कि उन सब में एकता थी। ठीक है। अगला इन्वेजन जो है वो फिर से बलबन के टाइम में होता है दैट इज़ तमार इन्वेडेड इंडिया। प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन द बैटल एंड वॉज डेकोरेटेड विद द खान ए शहीद टाइटल। तो इस टाइम तामर ने भारत पर अटैक किया था और इस वाले युद्ध में जो राजकुमार थे ना मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको एक टाइटल दिया गया था दैट इज़ खान ए शहीद। अगला जो मंगोलियन इन्वेजन है वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो नेक्स्ट आता है जलालुद्दीन खिलजी। तो इनके टाइम में भी एक मंगोलियन इन्वेजन हुआ था। अब्दुल्ला केम टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अबाउट 4000 मंगोल्स गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड बिकेम द फेमस न्यू मुसलमान। तो अब्दुल्ला ने नॉर्थ इंडिया में आकर लगभग 4000 मंगोल्स को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है। और उनको एक नाम से जाना जाने लग गया था दैट इज़ नए मुसलमान। ठीक है। अगला जो मंगोलियन इन्वेजन है वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है। जफ़र खान डिफीटेड द मंगोल्स एट जालंधर एंड सल्दी। देयर लीडर वॉज टेकन प्राइजनर। जफ़र खान वॉज किल्ड इन द बैटल। तो जफ़र खान ने जालंधर और सल्दी में मंगोल्स को हरा दिया था और बाद में जफ़र खान की डेथ हो गई थी इस बैटल में। नेक्स्ट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ था दैट इज़ अली बेग एंड ताश वर डिफीटेड। अली बेग और ताश हारे गए इस वाले इन्वेजन के टाइम पर। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ। तो इसमें पॉइंट बता रखा है तर्म शिरीन खान वॉज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली बट वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो तर्म शिरीन खान ने दिल्ली के किनारे तक पहुंचने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ये तर्म शिरीन को हरा दिया था। अब पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द टर्किश सुल्तान इन इंडिया डिक्लेयर्ड देमसेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल दैट इज़ ऑफ द अब्बासिड कैलिफेट ऑफ बगदाद एंड इंक्लूडेड हिज नेम इन द खुतबा। इट डिड नॉट मीन दैट कैलिफ बिकेम द लीगल रूलर एंड द कैलिफ हैड ओनली अ मॉरल पोजिशन।
तो टर्किश सुल्तान ने अपने आप को एज अ लेफ्टिनेंट ऑफ फेथफुल डिक्लेयर कर दिया था और इसके साथ साथ टर्किश सुल्तान ने अपना नाम भी खुतबा में शामिल कर लिया था। और इसका मतलब ये नहीं था कि जो खलीफ है वो कानूनी शासक बन गया, यानी कि लीगल रूलर बन गया, और जो खलीफ था वो सिर्फ एक मॉरल पोजीशन है। ठीक है। पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री authority was vested in the Sultan. He was responsible for administration and was also the commander in chief of the military forces. तो सुल्तान के पास पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है, लीगल पावर्स थी और मिलिट्री पावर्स थी, और सुल्तान ही कमांडर इन चीफ था पूरी सेना का। ठीक है, यानी सुल्तान के पास ही पूरा कंट्रोल रहता था। नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन डेवलप्ड अमंग द मुस्लिम रूलर्स, दस मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज द मेन फैक्टर इन सक्सेशन टू द थ्रोन। तो मुस्लिम रूलर्स के बीच में कोई भी उत्तराधिकारी का जो फैसला था उसके लिए कोई भी फिक्स रूल्स नहीं थे। ठीक है, कि भाई जैसे राजा है तो ये जब राजा मर जाएगा तो इसका जो बेटा है वो राजा बनेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं था। बस ऐसा था कि अच्छा ये राजा है, उसके बाद कोई रैंडम इंसान आया, उसने इस राजा को मार दिया, और ये राजा मरने के बाद ये रैंडम इंसान राजा बन जाएगा। फिर इसके बाद कोई और आएगा, इसको कोई और मार देगा, फिर वो राजा बन जाएगा। तो ऐसे कोई फिक्स रूल थोड़ी ना अभी ये। तो ये जो राजगद्दी होती थी ये उसी को मिलती थी जिसकी सेना ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, जो लड़ाई में जीत गया उसी का ही पूरा किंगडम हो जाता था, पूरा राज्य उसके अकॉर्डिंग चलता था। अब देखिए कुछ डिपार्टमेंट बता रखे हैं इस टेबल में और इनके हेड भी हैं। तो आइए इस टेबल को पढ़ते हैं अब हम। तो पहला आता है इसमें दीवान ए वजारत, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इनके हेड थे वज़ीर। ठीक है, पैसों का हिसाब किताब वज़ीर ही करते थे। अगला डिपार्टमेंट है दीवान ए अरीज़, यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड है इनका नाम है अरीज़ ए मुमलिक। अगला है दीवान ए इंशा, तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। इनके हेड थे दाबिर ए मुमालिक, और इस डिपार्टमेंट में आदेश और संदेश भेजने का पूरा अरेंजमेंट होता था। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट आता है दीवान ए रिसालत, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, यानी कि कोई भी समस्या है उन सभी का समाधान इस डिपार्टमेंट से होता था, और इनका हेड था दाबिर ए मुल्क। नेक्स्ट आता है दीवान ए मुस्ताखराज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। इसके हेड थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी हेड नहीं थे, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट रिलेटेड था किसानों से और बिजनेसमैन से। अगला आता है दीवान ए रियासत, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसके जो हेड हैं उनका नाम है राइस ए मुमालिक, और इसको फाउंड किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये डिपार्टमेंट रिलेटेड था बाज़ार से। ठीक है, मार्केट से। बाज़ार में किसी भी चीज़ का रेट हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, ये सब इस डिपार्टमेंट में आते थे। ठीक है, दीवान ए रियासत में। नेक्स्ट है दीवान ए कोही, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बारे में तो हमने थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ा था, और ये फाउंड किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये वाला डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है दीवान ए बंदगन और बंदगान, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ये फाउंड किया था फ़िरोज़ तुगलक ने। इस डिपार्टमेंट में ग़ुलामों की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी और उनको जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है, उनसे काम करवाना, ये सब इस डिपार्टमेंट में होता था। नेक्स्ट है दीवान ए खैरियत, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ये भी फाउंड किया था फ़िरोज़ तुगलक ने, और इस डिपार्टमेंट में गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। नेक्स्ट आता है दीवान ए इस्तियाक, यानी पेंशन का डिपार्टमेंट। ये भी फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा ही फाउंड किया गया था। अगला टेबल दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उनके हेड। तो इसमें फर्स्ट आता है प्रोविंस। प्रोविंस के हेड को क्या बोलते हैं?
मुफ्ती या फिर वली। नेक्स्ट है शिक यानी जिला। जिला के जो हेड हैं उनको कहा जाता है सिकदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है परगना यानी कि तहसील, ठीक है। तहसील के जो हेड हैं उनको बोला जाता है चौधरी या फिर अमील। और जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है ग्राम यानी कि विलेज। और विलेज का हेड क्या है? मुकदम और खत। अब हमारे पास दे रखे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द न्यू फीचर्स ब्रॉट बाय द टर्किश कॉन्क्वेरर्स वन। फर्स्ट इज डोम, सेकेंड वन इज लोफ्टी टावर्स, थर्ड इज ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम एंड फोर्थ इज द वॉल्ट। तो देखिए फर्स्ट है इसमें डोम, ठीक है। तो समझते हैं कि डोम आखिरकार है क्या। जो टर्किश कन्क्वेरर्स थे ना, उन लोगों ने बिल्डिंग्स में काफ़ी अलग अलग फीचर्स ऐड करे थे। ओके, तो पहला आता है इसमें डोम। तो देखो बायो में आपने ये पढ़ा होगा कि जो लंग्स होता है, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम का जो शेप है वो हम क्या लिखते हैं? डोम शेप डायाफ्राम इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ठीक है। तो ये वही डोम शेप के बारे में जिक्र करा गया इधर, ठीक है। यानी कि गोल छत का यूज़ किया गया था, ठीक है, टर्किश कन्क्वेरर्स के टाइम पर। जैसे मस्जिद होते हैं, मस्जिद की जो ऊपर की छत होती है वो ऐसे गोल टाइप में होती है, ठीक है। तो ये फीचर ऐड ऑन किया गया था आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट आता है द लॉफ्टी टावर्स, यानी कि ऊंचे मीनार, जैसे कुतुब मीनार है ना, वैसे ही। तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे मीनारों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आता है दी ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय द बीम, यानी कि एक ऐसा आर्क जो कि बिना बीम के ही खड़ा है, ठीक है। आप इसको पुल की तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दी वॉल्ट। तो ये वॉल्ट भी एक टाइप का आर्क ही होता है, ठीक है। और इससे जो बिल्डिंग होती है उन सभी को मजबूत बनाया जाता है, सुरक्षित बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दे ऑल्सो ब्रॉट विद देम एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार विच हैड hitherto been little यूज इन इंडिया। तो टर्किश के साथ साथ जो एक्सपर्ट लोग थे जिनको कंक्रीट और मोर्टार का अच्छा यूज़ करना आता था, वो लोग भी भारत में आए थे। और कंक्रीट और मोर्टार का पहले इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। जब ये एक्सपर्ट्स आए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी बिल्डिंग्स भी बनाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है द अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन एट अजमेर हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेयर हॉल एन एक्सक्विसाइटली carved मेहराब ऑफ वाइट मार्बल एंड अ डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन। तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक काफ़ी फेमस बिल्डिंग है जिसके अंदर एक काफ़ी सुंदर प्रेयर हॉल है, एक है मेहराब और एक डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन भी है। अगला पॉइंट है द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू और वो सॉयरेट आर्क एंड इज सेड टू बी द टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन बलबन इन मेहरौली दैट इज़ दिल्ली। तो दिल्ली के मेहरौली में घियासुद्दीन बलबन का एक टॉम्ब है जो कि भारत में सबसे पहले ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है। इन द खिलजी पीरियड द यूसेज ऑफ वो सॉयरेट आर्क एंड डोम वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड फॉर ऑल फेमस एग्जाम्पल इज़ द टॉम्ब ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एट दिल्ली। तो खिलजी पीरियड के टाइम पर ट्रू आर्क और डोम का ज़्यादा यूसेज हुआ था, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल बता रखा है दैट इज़ द टॉम्ब ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दिल्ली में प्रेजेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है द तुगलक बिल्डिंग्स शो स्टार्क सिंप्लिसिटी एंड सोबेरिटी probably indicating less financial resources as well as puritanical taste. Sloping walls and a dark appearance characterize the buildings. Some notable Tughlaq monuments were the fort of Tughlaqabad, the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq,
which marked a new phase in Indo-Islamic architecture by serving a model for later tombs and the fort of आदिलाबाद। तो तुगलक पीरियड के टाइम पे जो बिल्डिंग्स थी वो सिंप्लिसिटी को दर्शाती थी, ठीक है। इन बिल्डिंग्स में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं थे, ज़्यादा सजावट नहीं होती थी, ठीक। और भले ही ज़्यादा डेकोरेटिव ना हो, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी मजबूत होती थी, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनको बनाया जाता था। और जो यहाँ पर स्लोपिंग वॉल्स और जो एक वर्ड दे रखा है दैट इज़ डार्क अपीयरेंस, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक थे उन बिल्डिंग्स के, यानी कि खासियत थी। तो तुगलक बिल्डिंग्स की जो दीवारें होती थी वो झुकी हुई थी, ठीक है, ऐसे टेढ़ी थी। और इनका जो रंग था वो भी डार्क होता था, डार्क थी दिखने में। तो जो बिल्डिंग्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गए? पहला है स्लोपिंग वॉल्स, यानी कि झुकी हुई दीवारें, ठीक है। जो दूसरा फीचर है वो क्या है? डार्क अपीयरेंस, यानी कि गहरा रंग था इनका, ठीक है, डार्क में। और कुछ नोटेबल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है, लाइक फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद। तो फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद में जो दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत है, और मजबूत दीवारों की वजह से ये फेमस भी है। नेक्स्ट आता है टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। और नेक्स्ट एग्जांपल बता रखा है इसमें फोर्ट ऑफ आदिलाबाद। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सैयद पीरियड वॉज टू शॉर्ट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलेबोरेट बिल्डिंग्स। तो जो सैयद पीरियड था वो काफ़ी छोटा समय था, ठीक है। थोड़े समय तक सैयद डायनेस्टी चली थी, इस वजह से इस पीरियड में कुछ खास बिल्डिंग्स नहीं बन पाई थी, ओके। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स वॉज द मेन फीचर ऑफ लोडी आर्किटेक्चर। वन बिल्डिंग वर्थ नोटिंग इज़ द मोथ की मस्जिद, इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोडी। तो लोडी डायनेस्टी के टाइम पर डबल डोम्स आने लग गए थे, ठीक है, बिल्डिंग्स में। स्टार्टिंग में क्या था, जो खिलजी डायनेस्टी है उसके टाइम पर सिंगल डोम्स थे बिल्डिंग में, ठीक है। अब जो डबल डोम्स है वो लोडी डायनेस्टी के टाइम पे आए। और इसका एक एग्जांपल बता रखा है मौत की मस्जिद, और ये मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने बनाई थी। तो अब बुक्स का नाम लिखा हुआ है और ऑथर का नाम लिखा है, और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है उस पर्टिकुलर बुक की, ठीक है। तो पहला आता है इसमें तहकीक ए हिंद, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्बी रूनी, ठीक है। और अल्बी रूनी कौन थे? एक अरेबियन स्कॉलर थे जिन्होंने स्लेव वंश के बारे में लिखा था इस किताब में। अगली बुक आती है तबाकत ए नसीरी, और इनके जो ऑथर हैं इनका नाम है मिनहाज उस सिराज। इन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। नेक्स्ट है लैला मजनू, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं आमिर खुसरो। और इस बुक में लैला और मजनू की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट बुक आती है खजाइन उल फुतू, और इसके ऑथर का नाम क्या है? अमीर खुसरो। और इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्ट्रीज़ थी उन सभी के बारे में बता रखा है, जो भी उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उन सभी के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, दैट इज़ खजाइन उल फुतू, ठीक है। अगली किताब का नाम आता है तुगलक नामा। इस किताब के भी जो ऑथर हैं उनका नाम है अमीर खुसरो, ठीक है। गिव्स अकाउंट ऑफ गियासुद्दीन रेन, यानी कि जो गियासुद्दीन तुगलक है उनके शासनकाल के बारे में इस किताब में बता रखा है। अगला है नूह सिफिर। ये किताब भी अमीर खुसरो ने ही लिखी थी, पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इस किताब में भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ बता रखा है, लेकिन एक पोएटिक फॉर्म में, ठीक है, एक पोएम के फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट किताब आती है फतवा ए जहांदारी, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। इस किताब में इन्होंने तुगलक वंश के बारे में लिखा है, ठीक है। ये किताब है तारिक ए फिरोज़ शाही। इसके भी राइटर सेम वही हैं, दैट इज़ जियाउद्दीन बरनी। गिव्स अकाउंट ऑफ फिरोज शाह's रेन, यानी कि फ़िरोज़ शाह का जो शासन था उन सभी के बारे में जो भी डिटेल्स प्रेजेंट है वो सभी इस किताब में प्रेजेंट है, ठीक है, लिखी हुई है इस किताब में। नेक्स्ट है
फतवा ए फ़िरोज़ शाही, इसके ऑथर हैं फ़िरोज़ शाह गिव्स अकाउंट ऑफ हिज रेन। ये फ़िरोज़ शाह ने खुद ही लिखी है अपने शासनकाल के बारे में, ठीक है। उन्होंने जो भी रूल किया था, जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करी, विक्ट्रीज हासिल करी, ठीक है, सारी जीत के बारे में अपनी एक टाइप से बायोग्राफी आप समझ सकते हैं, यानी खुद के ऊपर ही एक किताब इन्होंने लिख दी थी। नेक्स्ट है किताब फ़ी तहक़ीक़, इसके राइटर हैं अलबेरूनी। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। अगली किताब का नाम है जवाहर फिल जवाहिर, इसके ऑथर हैं अलबेरूनी और इन्होंने इस किताब में मिनरलॉजी के बारे में बताया है। अगली किताब आती है कमास, ठीक है, इसके ऑथर हैं फ़िरोज़ाबादी और ये किताब क्या है, अरेबिक वर्ड्स की डिक्शनरी है। जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना, उसी तरह से अरेबिक वर्ड्स की डिक्शनरी है ये। नेक्स्ट है ताज उल माथिर, इसके ऑथर हैं हसन निज़ामी और इसमें क्या बताया है, हिस्ट्री ऑफ इबारिस द स्लेव डायनेस्टी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का जो इतिहास है वो इस किताब में आता है, दैट इज़ ताज उल माथिर, ठीक है। अगली किताब है छाछनमा और इसके ऑथर का नाम है अबू बाकर और इसमें सिंध शासन के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। अगली किताब का नाम है लुबाब उल अलाब और इसके ऑथर का नाम है बुखारी और इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है दैट इज़ पर्शियन एंथोलॉजी। नेक्स्ट इज़ खमशा और इसके ऑथर कौन है, आमिर खुसरो। देखो आमिर खुसरो ने काफ़ी सारी किताबें लिखी है ना, और इस किताब में लिटरेचर्स हैं और पोएम्स हैं। नेक्स्ट है शाहनमा और इसके ऑथर हैं फिरदौसी। इस किताब में इन्होंने मोहम्मद गजनी के शासनकाल के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है किताब उल रहला, इसके ऑथर का नाम है इब्न बट्टूता, अ ट्रेवलॉग विद स्टोरीज़। ये ट्रेवलॉग की किताब है, यानी कि इस किताब में क्या क्या लिखा है, जैसे कहीं एक जगह पे कोई घूमने गया, ठीक है, और उस जगह पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं और क्या खाते हैं, ये सब नोटिस करके अपनी किताब में लिखते। तो वैसे ही इन ऑथर ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसमें मिफ्ता उल फुतू, इसके ऑथर भी हैं आमिर खुसरो। इस किताब में आमिर खुसरो ने जलाउद्दीन के जो कन्क्वेस्ट थे और उनकी लाइफ के बारे में लिखा है, यानी उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट किताब आती है मुल्ता उल अनवर, ये भी आमिर खुसरो की ही किताब है, ठीक है। और नेक्स्ट है अयीना ए सिकंदरी हश्त बेहिश्त। नेक्स्ट है शिरीन खुसरो, ठीक है, मिफ्ताह से लेकर शिरीन खुसरो तक ये सभी किताबें लिखी हैं आमिर खुसरो ने और ये हैं लिटरेरी मास्टरपीसेस। तो देखो आमिर खुसरो ने इतनी सारी किताब लिख दी है, तो ये लिटरेचर फील्ड में तो मास्टरपीस ही हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तारिक ए फ़िरोज़ शाही, इनके ऑथर का नाम है शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और इसमें तुगलक वंश की हिस्ट्री के बारे में लिखा है सब कुछ, तुगलक वंश का इतिहास कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है, इन सभी डिटेल्स के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, दैट इज़ तारिक ए फ़िरोज़ शाही। अगली किताब का नाम है दैट इज़ लास्ट किताब फुतूह अस सलातिन और इसके जो ऑथर हैं इनका नाम है इसामी और इन्होंने बहमानी किंगडम के बारे में लिखा है सब कुछ, ठीक है, उनका ओरिजिन और उनका एंड पूरा लिखा है, ठीक है, सभी चीज़ों को कवर करते हुए। तो आज हमने पढ़ लिया है मंगोलियन इन्वेजन और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एक टेबल था वो पढ़ा है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एट लास्ट लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगली क्लास में हम विजयनगर और अदर किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह हंसते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ओके, धन्यवाद।